मेरे साथ जो इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि वे विवेक आर्यन हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। शुक्रिया आकाश, नमस्कार, जोहार दर्शकों। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें अब बहुत है, खास करके राम महतो के समर्थकों के लिए। क्या मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या विवेक जी? नहीं, ठीक है, आ रही है, बोलिए ना। हाँ, तो जो खबरें आ रही थी लगातार कि जयराम महतो की गिरफ्तारी और इसके साथ साथ ये खबरें आ रही थी कि जयराम महतो का नॉमिनेशन रद्द हो सकता है। अब इन तमाम अटकलों पर, इन तमाम खबरों पर विराम लग गया है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विवेक आर्यन जी हैं। क्या नई अपडेट है? क्या वाकई उन पर गिरफ्तारी की तलवारें अभी लटक रही है, या उनके नॉमिनेशन को लेके अभी तलवारें लटक रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी, क्या खबरें हैं, क्या नई ताजा तरीन अपडेट है जयराम महतो प्रकरण को लेकर? आकाश, गिरिडीह सीट इस वक्त झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। न सिर्फ पूरे राज्य की बल्कि राज्य के आसपास के लोगों की भी नजरें गिरिडीह पर जमी हुई, इसलिए इस मसले पर यानी गिरिडीह सीट पर एक नए व्यक्ति का नामांकन हुआ है जो चुनाव लड़ रहे हैं, जयराम महतो, जो बिल्कुल राजनीति में नए हैं, जिनके पार्टी का उदय अभी हुआ है और जो कई लोगों की नजर में बने हुए हैं कि आखिर ये व्यक्ति क्या करने वाला है। जिस तरह कयास लगाए जाए तो वो सब चीज धराशायी होते जा रहे हैं और जितनी अटकलें जयराम के साथ थी वो अटकलें सब समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। आकाश, मुख्य रूप से दो बातें हम कहना चाहेंगे इस वक्त इस लाइव में। जयराम महतो के समक्ष जो समस्याएं थी, पहली थी उनकी गिरफ्तारी। उससे उन पे 2 केस हो चुके थे। पहला 2022 का केस था जिसमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी बोकारो, वहां से वो भाग निकले थे और उसी दिन यानी 2 मई की रात को एक और उन पर एक मुकदमा दायर होता है। लेकिन अब आज जिस स्थिति में आज हम और आप बैठे हैं, आज वो दोनों अटकलें समाप्त हो चुकी हैं। यानी 2022 वाले केस में उनको बेल मिल चुका है, या फिर बेल नहीं भी तो नो कोर्सिव ऑर्डर दे दिया गया, यानी कि अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। आकाश, बहुत साफ साफ बात है। कोर्ट ने कहा है कि जो जयराम महतो के ऊपर जो जिस तरह मुकदमे दायर हैं, पुलिस उसकी डायरी कोर्ट को सौंपे। और जब पुलिस ने वो बात अपनी बताई कि अपनी तरफ जो दलील दी, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जयराम महतो पर ऐसा कोई भी आरोप नहीं है जो उन्हें जेल मतलब उन्हें गिरफ्तार करने के बाध्य करता हो कि गिरफ्तार करना ही चाहिए। इसलिए उनको एंटिसिपेटरी बेल की तरफ आगे बढ़ाया गया। फिलहाल नो कोर्सिव ऑर्डर जारी किया गया और पूरी संभावना है कि वो अब गिरफ्तार बिल्कुल नहीं हो सकते। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्या है मतलब इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता पाए? ये चूंकि जुडिशियल नेम है तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी हमारे दर्शकों को भी हो जाए। जी आकाश, देखिए, जब आप एंटिसिपेटरी बेल दायर करते हैं, उसकी याचिका दायर करते हैं, मतलब मैं कहूं कि आप गिरफ्तार नहीं हुए हैं तभी आप एंटिसिपेटरी बेल दायर कर सकते हैं। अगर आप गिरफ्तार होंगे तो एंटिसिपेटरी नहीं होता, फिर आप बेल की अर्जी लगाते हैं, जो बाकी केसेस में इनके और साथियों ने किया है। लेकिन कोर्ट का नो कोर्सिव ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। जो वारंट उनके लिए इशू किया गया था उसे फिलहाल स्थगित कर दिया या खारिज कर दिया गया है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। बेल के पहले की प्रक्रिया होती है नो कोर्सिव ऑर्डर, यानी कि कोर्ट से राहत उन्हें जरूर मिल गई है। अब उन्हें रांची पुलिस या बोकारो पुलिस इस मामले में, जिस मामले को लेकर गिरफ्तारी हो रही 2022 का जो मामला है, उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब सवाल उठता है कि भाई दूसरा मामला जो दर्ज हुआ था कि इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, उसमें भी नहीं होगी आकाश, क्योंकि उसमें गिरफ्तार 3 लोगों को कोर्ट ने बेल दे दिया। वो उन्होंने बेल बॉन्ड भर के अपने आप को जमानत पर रिहा करवा लिया है और अब वो जयराम के साथ है। यानी कि न जयराम न कोई उनका समर्थक अब किसी भी रूप में कोई जेल में नहीं है और न ही किसी की गिरफ्तार करने की कोई संभावना बन रही है। यानी कि जयराम की गिरफ्तारी को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। जयराम महतो अब किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किए जा सकते हैं, यह बात स्पष्ट है आकाश। दूसरा जो बात हम कर दूसरी जो हम बात करते हैं, जो दूसरा अटकल था वो था उनके नॉमिनेशन को लेकर। जो दर्शक देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि नॉमिनेशन को लेकर चौथी बार जब नामांकन दर्ज किया गया तब जाकर उनके नामांकन को लेकर स्थितियां साफ हो सकी, यानी कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने जो हमें भेजा, अभी हम जो बात कर रहे थे, एक सूची जो आती है हर जिला की तरफ से, जिन निर्वाचन पदाधिकारियों की तरफ से, कहीं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से जो सूची आती है, उस सूची में जयराम महतो का नाम आ चुका है। यानी कि उनका नामांकन एक्सेप्ट कर लिया गया है, उनका नामांकन पूरा हो चुका है। हालांकि भी स्क्रूटनी बाकी है, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है क्योंकि 3 बार रिजेक्ट किया गया था। प्रस्तावकों को नाम को लेकर समस्याएं आई थी और आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से एक नोटिस जारी किया था कि आपके जो प्रस्तावक हैं उनके हस्ताक्षर को लेकर संदेह की स्थिति है। इसलिए जयराम महतो को यह निर्देश दिया गया था कि आप आए और 7 मई को निर्वाची पदाधिकारी के सामने अपने प्रस्तावकों के साथ आए, जिनसे कि उनके हस्ताक्षर का मिलान हो सके और जो समस्या उनके नॉमिनेशन का था वो दूर हो सके। वो दूर हो चुका है। जयराम महतो गए थे
अपने प्रस्तावकों के साथ गए थे और प्रस्तावकों के साथ जाकर उन्होंने ये संदेह की जो स्थिति थी उसे दूर कर दिया है और तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका नाम भी सूची में आ चुका है। तो ये 2 अटकलें थे आकाश, उन दोनों पर विराम लग चुका है। जयराम महतो अब जेल नहीं जाएंगे और वो गिरिडीह लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आकाश। तो क्या जो कानूनी दांवपेच जो हमने देखा बीते 7-8 दिनों के अंदर, मजदूर दिवस से लेकर के परसों तलक, कल तलक ये सारा माजरा जो है वो चलता रहा, जयराम महतो को लेकर तमाम अटकलें थी, क्या इसके अलावा और भी कोई कानूनी दांवपेच है जिसमें उनके फंसने की संभावना हो या फिर उनके नॉमिनेशन पर संदेह की स्थिति हो? क्या इस तरह की चीजें अभी भी हैं या फिर अब पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया है मामला कि वे अब चुनाव लड़ेंगे? कोई समस्या बची नहीं है आकाश। हालांकि एक केस उन पर जरूर हुआ है जो नया वाला, लेकिन उसमें गिरफ्तारी की कोई बात नहीं है, कोई वारंट की कोई बात नहीं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ केस था, एक ही पेचीदा मामला था जो 2022 का केस था और उसमें राहत मिल चुकी है। तो मैं साफ साफ तौर पर यह कह देना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं कि जयराम महतो अब इन मामलों में गिरफ्तार नहीं हो सकते। जब तक उन पर कोई फ्रेश मुकदमा ना लादा जाए तब तक वो गिरफ्तार नहीं हो सकते। और साथ ही साथ उनका चूंकि नामांकन प्रक्रिया के बाद नाम आ चुका है सूची में, तो जयराम महतो निश्चित तौर पर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ रहे हैं आकाश। कुल 8 उम्मीदवार अब शेष बचे हैं, गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। 7 उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं उन दर्शकों को बताई जाए कि गिरिडीह से जितने लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है उनमें से कितनों का रद्द किया गया है और कितने 18 जो उम्मीदवार हैं वे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो जयराम महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और इसके साथ साथ मथुरा महतो के अलावा भी चुनावी मैदान में होंगे। अब चाह रहे कि मैं सबका नाम मैं गिना दूं एक बार आकाश। एक मोटा माटी में चाह रहा हूँ कि कुछ नाम जो है वो दर्शकों को गिना दिए जाएं ताकि इसमें तो धीरज चुनावी मैदान में। जी देखिए, तो ये कि बड़े नाम जो है वो तो आपके समक्ष है ही, लेकिन चूंकि कई लोग और भी चुनाव लड़ते हैं जिसका नाम हम देख नहीं पाते, कभी कभी तो एक सीट से 40-50 लोग भी चुनाव लड़ा करते हैं। खैर, गिरिडीह सीट से जो आकाश जो इस वक्त नाम दिख रहे हैं उसमें धीरक मदक हैं जो निर्दलीय हैं, नारायण गिरी हैं, ये राष्ट्रीय मजदूर एकता की तरफ से हैं। इमाम सफी अगर आप जान रहे हो, वो भी आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति, उन्होंने भी अपना चुनाव लड़ने का निर्णय किया है और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो मैदान में है। राकेश रोशन घोष है, राजा हक है और साथ में इसके बाद जयराम महतो का नाम आता है। जयराम महतो के साथ लिखा गया है कि जयराम महतो, पिता ललिया महतो, ग्राम जितपुर, पीएस हरिहरपुर, जिला धनबाद, पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये जयराम महतो का नाम आ रहा है, जो कि एक और जयराम महतो की जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वो जयराम महतो नहीं है। तुलसी महतो का नाम है, कमल प्रसाद महतो का नाम है, चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम है और मथुरा प्रसाद महतो का नाम आया है। तो जो 2 बड़े खिलाड़ी गिरिडीह में इस वक्त थे, जयराम महतो के अलावा चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो, इन दोनों का नाम साफ साफ तौर पर दिख रहा है। मोहम्मद एनुल अंसारी का नाम है, पप्पू कुमार निषाद, प्रमोद राम, शिवजी प्रसाद, सुभाष कुमार ठाकुर, ज्ञानेश्वर प्रसाद, उषा देवी, उषा सिंह, कलावती देवी और फिर जयराम कुमार महतो का नाम यहाँ पर आता है, जो पिता कृष्णा प्रसाद महतो और ग्राम चितरपुर तोपचांची, जिला धनबाद का जो मामला है, जो कि जिसपे हम सबकी निगाहें जिस पर टिकी हुई, यानी जयराम महतो को चुनाव लड़ रहे हैं, यही सूची में हम साफ साफ देखने को मिल रहा है आकाश। इसके अलावा द्वारका प्रसाद लाला है और तमाम लोग हैं। एक दिलचस्प बात है कि पूजा कुमारी जिसकी हम बात करते हैं, उसमें थोड़ी बात होनी चाहिए कि इस सूची में हमें पूजा महतो यानी पूजा कुमारी का भी नाम देखने को मिल रहा है। वही पूजा कुमारी दर्शकों जिसको लेकर हमने लाइव किया था और हमें जानकारी दी थी कि जयराम महतो के चुनाव न लड़ पाने की स्थिति में, अगर ऐसा होता है तो उनके चुनाव न लड़ पाने की स्थिति में पूजा महतो को गिरिडीह से उम्मीदवार बनाया जा सकता है और इसीलिए प्लान बी के तहत, एक बैकअप प्लान के तहत उनको वहां से नामांकन पर्चा दिलवाया गया था और नामांकन पर्चा को लेकर ये बातें आई थी कि हो सकता है कुछ चुनाव लड़ी। ये तमाम बातें चल रही थी जब जयराम महतो अंडरग्राउंड थे, जब उनकी गिरफ्तारी को लेकर बात कही जा रही थी या उनके नॉमिनेशन को रद्द करने की बात कही जा रही थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया था लगभग हर अखबारों में कि उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर संदेहास्पद हैं, इस स्थिति में उनको आना होगा। तो एक कंडीशन विवेक जी वहां वो हो गया था कि अगर वे नॉमिनेशन को लेकर जो इस संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, अगर वो निर्वाचन कार्यालय पहुंचते हैं तो जाहिर है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती। अब दोनों ही मामलों में उनको राहत मिल गई है। तो पूजा कुमारी महतो का या पूजा महतो का अभी नाम है क्या उसमें नामांकन वाले में? अभी सूची में नाम है, लेकिन जहां तक जानकारी मेरी है आकाश, उसमें साफ साफ तौर पर यह कहा गया है, जो जिससे मेरी बातचीत हुई, कि पूजा कुमारी महतो जो है वो अपना नाम वापस ले लेंगी, क्योंकि इसके होने कोई अर्थ बनता नहीं है। और वो चूंकि वो नामांकन प्रक्रिया में पहले आ चुकी थी, नामांकन अपना दायर कर दिया था बैकअप प्लान के तहत, तो उनका नाम तो सूची में आ गया है। लेकिन
ये बात कही जा रही है कि वो अपना नाम वापस ले लेंगी, जिसके बाद पार्टी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ, हालांकि देखिए जैसे जयराम महतो के भी जो है वो निर्दलीय के तौर पर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात आप गौर करें। हजारीबाग में जब संजय मेहता का नाम देखते हैं तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भी लोग हैं कैंडिडेट हैं JLKM के, वे सभी लोग जो हैं वो निर्दलीय ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये ठीक वैसी स्थिति है जैसी एक वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी। जब पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा था तब पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, और उस दौरान तब शिबू सोरेन से लेके तमाम लोग को जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़ना पड़ा जी। इसमें आपका ऐसा होता है कि आप दर्शकों के बीच जब जाते हैं, जनता के बीच, उनको पता है कि आप JLKM पार्टी से हैं, और हम मीडिया में संबोधन भी उसी तरह से करते हैं। टेक्निकली जो समस्याएं आती है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या कोई और बाधा हो सकती है, तो उनका तमाम जो प्रत्याशी है उनका बैनर तो JLKM का ही है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ही है, लेकिन तकनीकी पहलू पर वो निर्दलीय ही कहे जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, तो हम जिसकी बात कर रहे थे आकाश की, जयराम महतो का भी नाम आ रहा है, पूजा महतो का भी नाम, पूजा कुमारी का भी नाम आ रहा है। तो इन दोनों स्थितियों में निश्चित तौर पर एक व्यक्ति यानी जो पूजा कुमारी अपना नाम वापस लेंगी, और गिरिडीह से JLKM की तरफ से भले ही निर्दलीय ही सही, लेकिन उस पार्टी के बैनर तले सिर्फ एक ही नाम संभवतः देखने को मिलेगा, और वो नाम जयराम महतो का है। आकाश, अब थोड़ा सा इस पर बातचीत कर लेते हैं कि अब जब किसी भी तरह की कोई विषम परिस्थिति अब सामने नहीं है, जो परसों तलक मुंह बाय खड़ी थी जयराम महतो और उनके समर्थक और उनके पार्टी और उनके कैंडिडेट के खिलाफ, अब तमाम अटकलों से अब वो पार पा गए हैं। जयराम महतो ने सोची समझी रणनीति के तहत जो भी कुछ किया है वो उनको कितना मदद पहुंचाएगा, कितना नहीं पहुंचाएगा चुनाव में, उसका कितना लाभ उनको होगा, इसके बारे में तो अभी स्पष्टता कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं अब थोड़ा सा इस मुद्दे पर भी आता हूं कि क्या ये मल्टी कॉर्नर फाइट वाला मामला है गिरिडीह में। मैं थोड़ा तथ्यों और आंकड़ों के बनिस्बत भी यह समझना चाहता हूं, और हमारे दर्शक भी ये समझना चाहते हैं विवेक जी, कि ये त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो किस स्थिति में होगा, क्या वहां के आंकड़े हैं, पिछले बार का रिकॉर्ड क्या बता रहा है, 2019 का रिकॉर्ड क्या बताता है, 2014 का रिकॉर्ड क्या बताता है, क्या स्थिति रही है पहले, उनके आंकड़ों से इस बार क्या कुछ समझा जा सकता है, कुछ निष्कर्ष निकलता है क्या पिछले बार के चुनावी आंकड़ों से? देखिए आकाश, गिरिडीह सीट इसमें पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं और नए एंगल से बात करने की जरूरत भी है। आकाश, गिरिडीह सीट महतो उम्मीदवारों के लिए बहुत ही अच्छी सीट मानी जाती है, विशेषकर भाजपा वहां से लगातार, या कहेंगे एनडीए की तरफ से, यानी कि आजसू के प्रत्याशी, चाहे भाजपा को चाहे आजसू के हो, लगातार पिछले कई सालों से कई बार से जीतते आ रहे हैं। तो भाजपा के लिए वहां पे एक सेफ सीट जरूर थी, जब तक कि स्थितियों में या कि परिदृश्य में जयराम महतो का उदय नहीं हुआ था। मैं बार बार ये बात बहुत ही प्रमुखता से कहना चाह रहा हूं कि चूंकि एक नया खिलाड़ी है, चूंकि एक नया चेहरा है, उसका प्रभाव कितना होता है, किस स्तर पर होता है, वो किस पार्टी का वोट लेकर आता है, क्या वो पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पर आने की स्थिति में होते हैं या कुछ और मामला बनता है, ये सब कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए भी बिल्कुल नया चीज है, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस विवाद के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी है आकाश, निश्चित तौर पर जयराम को उससे फायदा होने वाला है। अब जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात हमने बहुत शुरुआत में कही थी, कि जिस विवाद के कारण जयराम महतो लगातार अखबारों की सुर्खियों में आए, दुनिया भर के चैनलों ने उन पर वीडियो किया, और मैं देख रहा था आकाश अभी कि नेशनल टेलीविजन की भी जो, जैसे हिंदुस्तान की तरह का जो पेज है, या और भी कुछ जो पेजेस हैं, जो नेशनल लेवल के जो पेजेस हैं, उनको जगह दे रहे हैं अपने चैनल पर, अपने पेज पर, अपने वेबसाइट पर, और जयराम महतो वहां भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, रीच का बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है, और कम्युनिकेशन का एक बड़ा फैक्टर बनता है कि आप किन प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं और किस तरह से लोग आपको परसीव कर पा रहे हैं, आपका नजरिया, आपकी बातें, आपकी चीजें किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि जयराम के साथ यूथ हैं, और यूथ सोशल मीडिया पर बहुत प्रभावी हैं, इसलिए भी मजबूरी बस ही सही, लेकिन कई मीडिया चैनल्स उन पर लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, जो आमतौर पर उन पर बात नहीं किया करते थे। तो ये उपलब्धि तो जरूर है आकाश, जिसका फायदा उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सुर्खियों बने रहते हैं, आपको पूरा राज्य देख रहा है, आपकी बातें सुनना चाह रहा है। और जो लोग गिरिडीह क्षेत्र के हैं, उन तक भी जब ये बात पहुंच रही है कि एक नए लड़के को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, जो उस तरह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, तो उन तक भी ये बात पहुंचेगी। तो अब जो लोग उनको वोट देने की स्थिति में नहीं थे, संभवतः उनमें भी कुछ परसेंटेज का वृद्धि होगा, और लोग जयराम की तरफ पीछे चले जाएंगे, ऐसा मेरा आकलन कहता है। मैं फिर इंतजार कर रहा हूं कि जयराम कब अपनी बातों को लेकर सामने आते हैं। जेल या इस विवाद के बीच कभी उनका कोई भाषण देखने को नहीं मिला, कोई बयान देखने को नहीं मिला। संभवतः अब जब अटकलें समाप्त हो चुकी हैं, उनके वकीलों का बयान तो जरूर आ रहा है आकाश, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब जयराम महतो अपनी तरफ से मीडिया के लिए, अपने लोगों के लिए
भाषण या बयानों के जरिए अपनी बात पहुंचाएं, जिसके बाद साफ होगा कि जेएलके कौन से नैरेटिव के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। क्या वो इन बातों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ जनसंपर्क पर ध्यान देगा, या फिर इसके काउंटर अटैक के तौर पर बाकी पार्टियों पर वो अटैक करेंगे और अपनी बातों को प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे। तो ये बातें हैं। मैं आप एक चीज मैं यहाँ समझना चाहता हूँ विवेक जी, भारतीय राजनीति में ऐसे कई युवाओं का उदय हुआ है ना, जो बहुत अच्छी रीच के साथ अपने लोगों तक पहुंचे हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें नेता, एक स्टूडेंट से एक नेता बनाया है। हाल के वर्षों में अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो पिछले चुनाव के दौरान मुझे याद है कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे, और ये बात अक्सर जयराम महतो के काउंटर में कही जाती है। जयराम महतो भी कन्हैया कुमार की स्थिति में है ना। ये कोई समर्थक इस बात को समझने की कोशिश करेंगे ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि उनकी आलोचना है या उनके विरुद्ध की बात है, इसे तार्किक तौर पर समझने की कोशिश होनी चाहिए। अक्सर उनके काउंटर में कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई कन्हैया कुमार की तो जयराम महतो से ज्यादा रीच थी। कन्हैया कुमार को देश सुन रहा था, जयराम महतो को अभी गिरिडीह सुन रहा है या झारखंड सुन रहा है। लेकिन इसके बावजूद बहुत बुरी हार हुई। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने वहां उनको चुनाव हराया, लाखों के वोट के अंतर से चुनाव वो हारे। इसके बाद इस बार उनको दिल्ली से चुनाव लड़ाया जा रहा है कन्हैया कुमार को। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनका कद बड़ा हुआ है। तो क्या जब चंद्रप्रकाश चौधरी जैसे व्यक्ति, जो रामगढ़ से कई बार के विधायक रहे, लगभग मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में मंत्री रहे, आरएसएस जैसी पूरी टीम, पूरी लॉबी उनके लिए काम कर रही है, आजसू का भी अपना वोट परसेंटेज वहां है, और एक ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव का मतलब ही मोदी को देख के वोट करना है या राहुल को देख के वोट करना है, इन परिस्थितियों में जयराम महतो के लिए रास्ता कितना मुश्किल होगा? और क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि कन्हैया कुमार वाली स्थिति हो जाएगी कि हाइप क्रिएट हुआ लेकिन इसके बाद वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ? क्योंकि जयराम भी कई बार ये बात कहते हैं कि मतलब जो लोग हमको सुनते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर या मेरे भाषणों को सुनने आते हैं, वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे कि नहीं, इसको लेके मेरी भी गारंटी कुछ नहीं है। क्योंकि वो भी इस बात को जान रहे हैं कि सोशल मीडिया का भीड़ एक अलग भीड़ है, लेकिन जो ग्राउंड पर दिखते हैं वो अलग है, जो आपको वोट देने जाएगी। तो क्या ये जो रीच है लाखों की, करोड़ों की, है ना, जो अलग अलग लोकसभा, अलग अलग स्टेट में भी अगर आपको देख रहे हैं लोग, तो क्या ये आप वोटर में तब्दील हो पाएंगे? देखिए आकाश, पहली बात तो ये कि हर किसी की अपनी जर्नी होती है और हर किसी के जर्नी के अपने अपने पहलू होते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर चढ़कर कन्हैया चले बिल्कुल वही रास्ता जयराम के लिए भी हो, या हर नए उदय हो रहे चेहरे पर हम एक ही फॉर्मूला लागू कर सके, ये भी संभव नहीं है। हालांकि ये सवाल वाजिब है कि एक युवा चेहरे पर कितना भरोसा किया जाता है। जैसे जयराम, ये देखिए कि कन्हैया के साथ ही जो लोग और उदय हुए, उसमें चाहे हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवानी हो, इस तरह के लोग, तो हार्दिक पटेल को तो फिर चुनावी जीत मिला और वो आसानी से जीत कर आए, फिर भाजपा में शामिल भी हुए, उनके लिए चीजें थोड़ी आसान रही। कन्हैया से पहले वो सांसद बन गए, क्या नहीं मतलब। लेकिन एक जो बड़ा अंतर मैं देख पा रहा हूँ आकाश, वो ये है कि कन्हैया जिस पार्टी के बैनर के तहत चुनाव लड़ रहे थे, वो पार्टी सीपीआई की थी। और सीपीआई को लेकर जिस तरह का माहौल इन दिनों देश में बना हुआ है, जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से, और कन्हैया के साथ एक और छवि थी, हालांकि अब वो उस पर निकल चुके हैं, मैं उस पर क्या ही बात करूं, लेकिन उस वक्त तो ये छवि थी कि वो इस तरह नैरेटिव का आदमी है, टुकड़े टुकड़े है और ये तमाम चीजें हैं, वो फैक्टर्स भी रही थी जिसे समझाने में कहीं ना कहीं भाजपा सफल हो पाई थी आकाश, और इसीलिए कन्हैया के लिए पहली जीत बहुत ही मुश्किल हो गई थी। लेकिन जयराम के साथ इस तरह का माहौल नहीं है। ठीक है कि वो नए हैं, लेकिन किसी तरह की इस तरह का छवि नहीं बना पाए अभी तक लोग, या इस तरह की उनके साथ कोई टैग नहीं लगा हुआ है। दूसरी बात की जयराम ने दिल्ली से आके या कहीं और से आके अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने की बात नहीं कही, वो वहीं का है और उन्होंने वहीं पे अपनी राजनीति शुरू की। वो पहले भी राजनीतिक चीजों में जुड़े हुए रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी बड़ा अंतर है। सिर्फ एक बात को छोड़ दे, एक ही फैक्टर है कि दोनों नए थे, वो भी फर्स्ट टाइम थे, ये भी फर्स्ट टाइम थे। इसके अलावा बाकी सभी फैक्टर्स में जयराम और कन्हैया बहुत अलग अलग हैं। हालांकि तब भी ये सवाल बनता है कि आपको जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए सुनने वाले जो आपको व्यूज दिखते हैं आकाश, आप नहीं जान रहे वो कहाँ से देखने वाले। हो सकता है कि आप गिरिडीह का आदमी हो बट देखने वाले गोड्डा के हो, कोई रांची का व्यक्ति आपको देख रहा हो, वो तो आपके वोटर नहीं हो सकते हैं। आपके वीडियो पे जो व्यूज आ रहे हैं, जयराम के भाषणों पर जो व्यूज आ रहे हैं, वो सभी के सभी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे व्यूज को आप छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन जो जनसंपर्क उनका हो रहा है और बीते दिनों में जिस तरह के आकलन वहां से आ रहे हैं, जिन पत्रकारों से मेरी बातचीत हो पा रही है, जिन ग्राउंड पे
काम कर रहे लोगों से मेरी बातचीत हो पा रही है, वो बात कह रहे हैं कि आज से 4 महीने पहले जो लोग ये कह रहे थे कि जयराम को 40-50 हजार वोट आ सकते हैं, 2 महीने बाद उन्होंने कहा कि नहीं 1 लाख के आसपास आ सकता है, और आज की स्थितियां और अधिक है। धीरे धीरे वो ग्राफ उनके आंकड़ों में बढ़ता जा रहा है। ये तो देखिए भविष्य गर्भ में आकाश के आखिर होता क्या है और जयराम महतो कितना वोट आता है, ये हम कह रहे हैं क्योंकि पहली बार है। आकलन तो रिजल्ट के बाद हो सकेगा कि कहां कौन सा फैक्टर काम किया। अभी हम बात संभावनाओं की ही कर रहे हैं, और संभावनाओं में जयराम महतो का प्रभाव निश्चित तौर पर गिरिडीह सीट पर दिख रहा है। वो जीत पाने की स्थिति में होंगे या नहीं, इस पर तो ना आप कुछ कह सकते हैं, ना हम, और ना खुद जयराम महतो कह सकते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण होंगे, प्रभावी होंगे, इस पर जरूर कहा जा सकता है। ठीक है, कल उनका एक बयान बहुत सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने, हालांकि ये बयान बहुत पहले का बयान है, उनका एक वीडियो कल चल रहा था अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें वे कह रहे थे कि 1 इंच भी मेरा जमीन अगर गिरिडीह से बाहर का होगा तो मैं वोट नहीं मांगूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संभवतः आपने भी ये बयान सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो मैं पूरा बताता हूँ। बिल्कुल सुना है, लेकिन देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जमीन गिरिडीह में ही है या फिर कहीं और से है। आप गिरिडीह के हैं, यह काफी है। संभव है कि आपकी जमीन कहीं और भी हो सकती है, लेकिन चूंकि जयराम की पूरी नैरेटिव ही स्थानीयता के मुद्दे को लेकर उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने दर्शकों, माफ कीजिएगा, अपने वोटरों को ये बात बता पाए कि मैं गिरिडीह का हूं और सिर्फ गिरिडीह का हूं। क्योंकि इन दिनों जब झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा बहुत गर्म है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि उनका जो प्रत्याशी हो वो उसके लोकसभा क्षेत्र का ही हो, उनके अपने गांव जवार जिला का हो, उनके अपने घर का हो, उनका अपना पड़ोसी हो, ताकि उनकी समस्याओं को देख सके। उनको डर है कहीं चुनाव जीत कर ये कहीं भाग ना जाए, कहीं दिल्ली ना पहुंच जाए, कहीं और ना चला जाए, जो आमतौर पर देखने को झारखंड में मिल रहा है। इनसे बचने के लिए, इस टैग को हटाने के लिए ही जयराम महतो बार बार जिसकी जरूरत नहीं भी है वो बात कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ गिरिडीह का हूं और मेरी 1 इंच जमीन भी कहीं का नहीं है, मैं यहीं का हूं और यहीं रहने वाला हूं, आपके बीच रहकर आपके लिए काम करने वाला हूं। इसीलिए वो इस तरह की बातें आकाश कर रहे हैं। अच्छा, ये हाल के दिनों में बड़ा चर्चा चल रहा है इस बात का भी। मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां लोग मुझसे, चूंकि अभी हम सिंहभूम में हैं, तो लोग हमसे ये बात भी पूछते हैं कि गिरिडीह आ गए करके, गिरिडीह में जनमत यात्रा हो गई, तो बताते हैं कि हाँ गिरिडीह में तो जनमत यात्रा हो गई है। क्या स्थिति है, जयराम महतो किसका वोट काटेंगे लोग, या जयराम महतो जीतने की स्थिति में है कि नहीं? तो मैं थोड़ा सा आपसे भी समझना जानना चाहता हूं कि जयराम महतो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, चंद्र प्रकाश चौधरी को या फिर मथुरा प्रसाद महतो को? ये समझना जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे तय हो पाएगा कि उनके आने से, उनके प्रादुर्भाव से, उनके आगमन से किस पार्टी या किस कैंडिडेट को, कैंडिडेट तो छोड़िए, लेकिन अगर लार्जर रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने जा रहा है। बिल्कुल आकाश, इस पर थोड़ी बात हमने पिछली लाइव में मुझे लगता की थी, इसको और विस्तार से बात करने की जरूरत है। देखिए जयराम महतो के उदय के 2 तरह के घटक हैं, 2 तरह के कहेंगे फैक्टर्स हैं। एक तो व्यक्तिगत प्रभाव है, दूसरा पार्टी स्तर पर प्रभाव है। आकाश, हमने बातचीत की थी, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन, जो लोग देख रहे हैं वो साफ साफ देख लें कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात ये कह रहा हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, जयराम महतो और मथुरा प्रसाद महतो एक क्षेत्र से आते हैं, इनका एक ही जगह जी। इसके बाद मैं आपको, मैं जब चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थकों से बात कर रहा होता हूं तो वे बड़ी खुश होते हैं कि जयराम महतो मथुरा महतो का वोट काटेंगे, और जब मैं मथुरा महतो के जो समर्थक हैं, मैं जब उनसे बात कर रहा होता हूं तो वो बड़े खुश होते हैं कि हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, चंद्र प्रकाश चौधरी का वोट कटेगा, जयराम महतो चंद्र प्रकाश चौधरी का वोट काटेंगे, हम लोग आसानी से निकल रहे हैं। तो ये मैं चाह रहा हूं कि इस लिहाज से, हाँ, इसको दरअसल क्या होगा? दरअसल ये देखिए, जो समर्थक होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं आकाश, ठीक है जी। उनको अपने समर्थन में चीजें, उनके अंदर कन्फर्मेशन बायस रहता है। कन्फर्मेशन बायस मतलब वो वही चीज उनको दिखता है जो देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही हो रहा है, इसीलिए आमतौर पर हर तरह के समर्थक ये मान कर चलते हैं कि कुछ भी हो रहा हो उसका फायदा हमें मिलेगा और नुकसान विपक्षी को मिलेगा, हम जीत रहे हैं, जबकि जमीन पर ऐसा होता नहीं है। मेरा ये मानना है कि दोनों को नुकसान है। जयराम महतो दोनों का वोट लेकर आएंगे। क्यों, उस पर मैं आता हूं। वही मैं कह रहा था कि जयराम महतो और मथुरा प्रसाद महतो एक ही आसपास गांव के भी हैं, एक ही विधानसभा क्षेत्र, एक ही प्रखंड, एक ही एरिया के, कहे कि 2-4 किलोमीटर का मुझे लगता है अंतर उनके गांव का है। मथुरा महतो जी, तो मथुरा महतो और जयराम महतो चूंकि एक क्षेत्र से आते हैं और उनके प्रभाव क्षेत्र भी एक ही है आकाश, यानी कि जिन ग्रामीण एरिया का वोट आमतौर पर मथुरा महतो को मिलता है, उन ग्रामीण एरिया में ही जनसंपर्क जयराम का अधिकतर हो रहा है। अब देखिए,
दूसरी ओर शहरी वोट जो है वो भाजपा को मिलता है, एनडीए को मिलता है, यानी कि चंद्र प्रकाश चौधरी को मिलता है। और ये बात साफ है, आप भी देख रहे हैं कि जयराम महतो का जनसंपर्क शहरों में उस तरह से नहीं है। वो शहरों की तरफ गिरिडीह क्षेत्र में आज तक गए नहीं, मुझे नहीं लगता गए नहीं, मतलब जनसंपर्क उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से वो गाँव में कर रहे हैं, इधर तुपचांची के एरिया में कर रहे हैं, इधर और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें कर रहे हैं। उस तरह का उनका प्रभाव उधर उस क्षेत्र में नहीं है। यानी कि यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि जो वोटर आज तक मथुरा महतो को ही वोट कर रहे थे या जेएमएम के वोटर हैं, संभवतः उनके वोट जयराम को मिल सकते हैं, क्योंकि जयराम अटैक भी उसी रूप में कर रहे हैं। उनका जो मेन लड़ाई है वो राज्य सरकार से है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, रोजगार को लेकर, तमाम विषयों पर लेकर हो, और राज्य में सरकार जेएमएम की है तो उनका अटैक इस तरफ भी है। लेकिन वो बीजेपी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो लगातार उनके खिलाफ भी अपनी बातें रख रहे हैं। और चंद्र प्रकाश चौधरी को नाम लेकर वो अटैक कर, कई बार तो उन दोनों के वीडियो सामने सामने देखने को मिले हैं, जब उधर से एक बयान आया, इधर से एक बयान आया। तो फिलहाल व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे जो दिख रहा है आकाश, वो नुकसान मथुरा प्रसाद महतो को हो रहा है, क्योंकि दोनों के वोटर एक जैसे, दोनों के वोटर ग्रामीण हैं। और कितने संख्या में, एक बात ही कर लेता हूँ इस पर, देखिए गिरिडीह में जो है एक बार आंकड़ों के जरिए भी हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि वहां फिलहाल हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, जाति पर बाद में आएंगे। फिलहाल हम अर्बन रूरल की बात कर लेते हैं कि जो जयराम महतो, जैसे हम जो बात करके ग्रामीण वोट मिलते हैं, तो गिरिडीह में जो ग्रामीण वोटर है आकाश, वो 60.9 यानी कि लगभग 61% के आसपास है। 61% ग्रामीण वोटर हैं। निश्चित रूप से जो व्यक्ति चाहेगा कि मुझे अधिक से अधिक वोट मिले, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान ज्यादा देना चाहे, है ना। शहरी क्षेत्र में तो चूंकि एक बहुत ही कंसाइज वे में लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो अंतिम दिनों में 2-4-5 सभाओं के माध्यम से भी उन तक पहुंचा जा सकता है। कि गांव में चूंकि दूर दूर लोग बसते हैं, तो लंबा समय लगता है, वक्त लगता है आपको उनके पास जाने में, उनसे बातचीत करने में, इस तरह की स्थितियां होती हैं। जो 60%, 61% के आसपास का जो वोटर है आकाश, बहुत बड़ा फैक्टर है गिरिडीह में। और राज्य में लगभग सीटों पर यही स्थिति है, ग्रामीण वोटर प्रभावी होते हैं और वही वोट डालने अधिक आते भी हैं। शहरों के बनिस्बत गांवों का वोटिंग परसेंटेज शुरुआत से इस देश में अच्छा रहा है आकाश, और हर सीट पर ग्रामीण का वोट परसेंटेज अधिक रहता है, शहरी लोग कम वोट डालने जाते हैं। तमाम फैक्टर्स है कि लोग रूरल वोटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और रूरल वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। इस बनिस्बत जयराम महतो भी निश्चित तौर पर इसीलिए ग्रामीण वोटरों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ग्रामीण वोटरों को अपने पारी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ग्रामीण वोटर जो हैं, वो आमतौर पर जेएमएम या कहें कि कांग्रेस टाइप के वोटर माने जाते हैं, मतलब उनका प्रभाव उन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि भाजपा का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जो व्यक्तिगत नुकसान है वो जयराम महतो, मथुरा प्रसाद महतो कर सकते हैं, ना कि चंद्र प्रकाश चौधरी का। लेकिन आकाश, जब हम पार्टी स्तर पर बातचीत करते हैं और पार्टी स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं कि पार्टी किस तरह से काम करती है, तो हम देखते हैं कि जिस तरह की राजनीति, जिस जाति की राजनीति आजसू पार्टी कर रही है, यानी कि चंद्र प्रकाश चौधरी की पार्टी कर रही है, उसी राजनीतिक केंद्र में, उनके कोर में जयराम महतो अब घुसने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जयराम महतो जाति आधारित पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन चाहे ना चाहे वो महतो वोट बैंक में सेंध मारेंगे और महतो वोट बैंक को नुकसान करेंगे। इसलिए कई बार सुरेश कुमार महतो खुद स्टेज पर चढ़ के जयराम के खिलाफ, नाम न लेकर भी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयानों के माध्यम से जयराम को अटैक करने का प्रयास किया गया, उनको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जयराम नहीं रुके और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो पार्टी स्तर का नुकसान है आकाश, जो पार्टी स्तर का नुकसान है वो आजसू को होता दिख रहा है। और इससे आज भले ही जो स्थितियां की लंबी राजनीति में आजसू को जयराम महतो के होने से नुकसान है, और चूंकि सीपी चौधरी आजसू के नेता है, निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, समस्या का विषय है कि आखिर वो किस तरह से इसको टैकल करते हैं। और यही वजह है कि चंद्र प्रकाश चौधरी भी अटैक कर रहे हैं। हालांकि मथुरा प्रसाद महतो इस तरह से अटैक नहीं कर रहे हैं उन पर, न जाने क्यों अटैक नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस पर बिना पड़े ही हम वोट की तरफ अपना जाएं। लेकिन सीपी चौधरी ये बात भांप चुके हैं और इसीलिए अटैक कर रहे हैं। तो जो समर्थक उनके कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, उनको पूछना चाहिए कि भाई आपके नेता बार बार जयराम का नाम लेकर क्यों इस तरह से मंचों से भाषण देते हैं या क्यों इस तरह के विवाद में पड़ते हैं। अगर मैं आपका विरोध कर रहा हूँ निश्चित रूप से क्योंकि मुझे पता है कि आपके होने से मुझे प्रभाव पड़ रहा है, अगर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं आपका नाम लेना चाहूंगा ही नहीं आकाश। बहुत साफ साफ बात है। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनको ये भी बता दें कि गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। सबसे पहले तो गिरिडीह है, जहां से सुदेव कुमार सोनू विधायक हैं, जेएमएम के विधायक हैं। दूसरा डुमरी है, डुमरी से बेबी देवी, आप जानते हैं कि जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री भी थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद जेएमएम ने उनकी बेबी देवी को टिकट दिया और बेबी देवी वहां से विधायक हैं, जेएमएम की विधायक है और इस वक्त मंत्री भी है। तीसरा विधानसभा सीट जो है वो गोमिया है, गोमिया से लंबोदर महतो विधायक हैं और गोमिया में
गोमिया में आजसू पार्टी का जो है वो प्रतिनिधि है। तो इसके बाद एक आता है सीट बेरमो, ये चौथी सीट है। बेरमो में अनूप सिंह है, वो कांग्रेस के विधायक हैं। पांचवा है टुंडी, टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं लोकसभा चुनाव के। जेएमएम ने उनको प्रत्याशी बनाया है, तो यहाँ जेएमएम के विधायक हैं। और छठी सीट जो है विधानसभा की सीट, वो है बाघमारा की, जहां से ढुल्लू महतो विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा बाघमारा से, और जो बीजेपी के विधायक हैं। तो यानी विवेक जी, अगर हम थोड़ा सा सीट वाइज भी अगर एनालिसिस करें, तो थोड़ा ये समझने में एक एंगल तो हमको लगता है कि यहाँ से मिलेगा ही, कि जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से 3 पर तो जेएमएम है, गिरिडीह, डुमरी, टुंडी। एक पर आजसू के विधायक हैं लंबोदर महतो, एक पर कांग्रेस के विधायक हैं जयमंगल सिंह, अनूप सिंह। मिला के मैं अगर देख पा रहा हूं, तो ऐसे में बढ़त जो है वो ज्यादातर इंडिया अलायंस को देखते हुए मिल रहा है ना, क्योंकि गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, टुंडी, ये 4 सीट और एक बेरमो जो इंडिया अलायंस का ही घटक दल है, तो 5, यानी कि 1 2 3 4, हाँ 4 सीटों पर, 6 में से 4 सीटों पर इंडिया अलायंस है, जबकि 2 सीटों पर जो है वो एनडीए अलायंस है ना। ऐसे में इससे क्या समझ में आता है? हाँ, 2 सीटों का बढ़त देखिए उनके पास है, इंडिया के पास, माफ कीजिएगा, 2 सीटों का बढ़त है। और दरअसल विधानसभा की बात देखिए, हालांकि ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव विधानसभा से बहुत अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं, प्रत्याशियों की बात करने की शैली अलग होती है, और लोग अलग माइंडसेट के साथ वोट भी डालते हैं। आकाश, जब आप विधानसभा के पास जाते हैं चुनाव वोट डालने के लिए, तो आप जानते हैं कि आप अपने लिए मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, विधायक का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन आप जब, इसलिए तो आपके वीडियो पे मैंने कितनी बार देखा कि लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, मेरे प्रत्याशी बहुत बुरे हैं, खराब हैं, लेकिन फिर भी मैं वोट मोदी जी के नाम पर दूंगा और मोदी जी को पीएम बनाने के लिए मैं वोट कर रहा हूँ। इस तरह की बातें सामने देखने को आती है। अब मैं बात करता हूं कि आखिर ये फैक्टर होता क्यों है। देखिए, विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों का प्रभाव बहुत गहरा होता है, और चूंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था आकाश, वो लोकसभा से तुरंत बाद हुआ था, इसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होना है कि आसपास चुनाव झारखंड में हो रहे हैं। 6 महीने के अंतर में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होते हैं। निश्चित रूप से जो विधायक होते हैं उन पर जिम्मेवारी होती है कि वो घूम घूम कर अपने लोकसभा प्रत्याशी के फेवर में वोटिंग करवाएं और उसी हिसाब से वोट को प्रभाव में डालने का प्रयास करें, और अपने वोटरों को, जो जेएमएम के वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे प्रयास किया था कि आप आए और वोट अधिक से अधिक करवाएं। तो जिम्मेवारी दी भी जाती है इस तरह की, और इसलिए ये बात में अक्सर हम कहते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र पर कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कौन सी पार्टी के विधायक वहां पे मौजूद है, इससे बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। तो जो 6 विधानसभा सीटों की आपने बात की, उसमें से 4 में जो है वो इंडिया गठबंधन है और 2 पर जो है वो एनडीए गठबंधन है। निश्चित तौर पर ये एक तरह का सेटबैक है, लेकिन हालांकि इससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। कई लोग जो विधानसभा के चुनाव में जेएमएम को या कांग्रेस को वोट करते हैं, वो लोकसभा में मोदी के नाम पर भाजपा को वोट करें, एनडीए को वोट करें, इसकी प्रबल संभावना है आकाश। लेकिन इस सीन में कहीं जयराम महतो नहीं आते हैं, क्योंकि उनके कोई विधायक नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है। तो यहाँ पे एक मामला जहाँ जयराम महतो थोड़े पिछड़ते हैं, लेकिन चूंकि पहली नई पार्टी है तो इन चुनौती से गुजरना तो पड़ेगा उनको। यही वो रास्ता जहां से वो गुजरेंगे, और इसके कोई विकल्प नहीं है आपके पास, जब तक कि आप अपने विधायक या सांसद आपके 1-2 हो ना जाए। तो मुझे लगता है कि लगभग कमोबेश तमाम पहलुओं पर आज बातचीत हो गई है, क्योंकि हमें लगा कि इस पर एक बार बातचीत करनी चाहिए खुलकर, क्योंकि जो 2 मामले थे, एक तो नॉमिनेशन रद्द होने का मामला था जयराम महतो को लेकर, और दूसरा उनकी अरेस्टिंग का मामला था। उन दोनों ही मामलों पर उनको राहत मिली है, प्रशासन के स्तर पर, कोर्ट के स्तर पर। तो जाहिर है कि अब उनके लिए थोड़ा मामला आसान हो गया है। जो एक तरह से जो जनसंपर्क अभियान जो थमा था, अब उस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत फिर से होने जा रही है, या संभवतः हो चुकी होगी। हालांकि इस दौरान उनके जनसंपर्क अभियान का जो रथ है उनके समर्थकों ने थामा, और बहुत कायदे से थामा। सोशल मीडिया पर उनको लेकर प्रचार प्रसार भी हो रहे थे, तो तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन अब जयराम महतो सीधे तौर पर अपने लोगों के बीच जा सकेंगे। अब देखना होगा कि चुनावी नतीजों में जयराम महतो के होने से कितना अंतर पड़ता है चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत या उनकी हार पर, मथुरा महतो की जीत या उनकी हार पर, या खुद जयराम महतो की जीत या उनकी हार पर, है ना। आप जब होते हैं तो अपने लिए भी, हारने के लिए भी जिम्मेवार होते हैं और जीतने के लिए भी कमोबेश आप जिम्मेवार होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मसलों पर हमने बातचीत की है। कुछ आप कहना चाह रहे हैं विवेक जी? नहीं, बस मैं आखिर टिप्पणी कर देना चाह रहा हूँ कि इस विवाद के बाद, यानी कि 1 मई को हुई घटनाक्रम के बाद
गिरिडीह सीट और भी दिलचस्प हो गई है। और जो तमाम अटकलें थे जयराम के चुनाव लड़ने को लेकर समाप्त भी हो चुका है, यानी कि अब 3 प्रत्याशी प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी कई हैं, लेकिन हमारे बीच 3 प्रत्याशी ऐसे जिनके बीच सीधा-सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। उसमें से एक जयराम महतो हैं, दूसरे मत्स्य प्रसाद महतो हैं और तीसरे चंद्रप्रकाश चौधरी हैं। इन तीनों के बीच मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है कि तीनों एक ही जाति से आते हैं और तीनों एक ही जाति के वोट को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जहां ग्रामीण सीट पर जयराम और मथुरा के बीच मुकाबला है, वहीं शहरी सीट पर युवाओं के बीच कहें कि मुख्य रूप से एनडीए और जयराम के बीच, यानी कि चंद्रप्रकाश चौधरी और जयराम के बीच मुकाबला है। तो दोनों केस में, दोनों के फाइट में जयराम महतो बने हुए हैं और इन तीनों के बीच किस तरह का समीकरण बनता है, आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा। गिरिडीह पे क्या चीजें चल रही, क्या नहीं चल रही हैं। और जैसे जैसे माहौल बदलता है आकाश, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम फिर से लाइव आएंगे और अभी और बातें उस पर हो सकेंगी। फिलहाल ये बात जरूर है कि जयराम महतो अपने इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं और अब वो बहुत ही कायदे के साथ लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो बहुत ही मामला दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये मामला था और इस पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बातचीत की है। मुझे उम्मीद है तमाम दर्शकों को हमारी बातचीत समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर